नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 15 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य तौर पर सहमति प्रदान करता है तो एजेंसी को जांच के संबंध में उस राज्य में जाने के लिए हर बार अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर सीबीआई को किसी भी राज्य में किसी मामले पर कार्रवाई करनी है तो यहाँ पर उस राज्य की सहमति आवश्यक है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि सहमति 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य सहमति और दूसरा होता है विशिष्ट सहमति। और अगर किसी राज्य के द्वारा सीबीआई को सामान्य सहमति दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि सीबीआई को उस राज्य में कोई भी मामले की जांच करने के लिए बार बार राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर राज्य के द्वारा सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले जाता है तो यहाँ पर सीबीआई को हर बार उस राज्य में जांच के लिए जाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, राज्य सरकार द्वारा सहमति ना देने की सूरत में यदि कोई हो को भावी और पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि अगर राज्य सरकार के द्वारा सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले लिया जाता है तो यहाँ पर इसका असर भावी और पूर्वव्यापी दोनों रूपों में होगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि मान लीजिए किसी स्टेट के द्वारा, मान लीजिए स्टेट ए है, उसके द्वारा सीबीआई से 15 फरवरी को सामान्य सहमति वापस ले लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि 15 फरवरी के बाद सीबीआई जब भी उस स्टेट में किसी मामले की जांच के लिए या फिर किसी कार्रवाई के लिए जाएगा तो यहाँ पर वह राज्य सरकार से इसके लिए अनुमति मांगेगा। लेकिन यह जो रोक है वह पिछले केसेस पर लागू नहीं होता है। यानी कि 15 फरवरी से पहले अगर उस स्टेट में सीबीआई के द्वारा किसी केस की जांच की जा रही थी तो यहाँ पर सीबीआई उसकी जांच वैसे ही करता रहेगा। और इसीलिए ये कहना कि अगर राज्य सरकार के द्वारा सहमति नहीं दिया जाता है या फिर आम सहमति वापस ले लेता है तो यह भावी और पूर्वव्यापी दोनों रूपों में प्रभावी होगा, यह गलत है। यह सिर्फ भावी केसेस में लागू होता है, पूर्वव्यापी केसेस में लागू नहीं होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर पहला कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरवीन इन सीबीआई प्रोब इन स्टूडेंट डेथ। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि वह इस मामले में अभी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस न्यूज को आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, जुआ और सट्टा राज्य के विषय हैं। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी को पता है कि जुआ और सट्टा के ऊपर राज्य के द्वारा नियम और कानून बनाए जाते हैं और 7वीं अनुसूची में अगर हम इसको देखते हैं तो यह राज्य के विषय हैं, यानी कि राज्य सूची में दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, जुआ कानून के तहत गेम्स ऑफ स्किल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है लेकिन गेम्स ऑफ चांस पर नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जुआ कानून के तहत गेम्स ऑफ चांस पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, कर्नाटका हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग। यह न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह बताया गया है कि कर्नाटक के ऑनलाइन गैम्बलिंग संशोधन कानून 2021 को हाई कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार
दिया गया है और उसे सोमवार को रद्द कर दिया गया। आपको ध्यान में रखना है कि राज्य सरकार ने पिछले साल कानून में तब्दीली करके ऑनलाइन फैंटेसी और स्किल गेम्स को जुआ की कैटेगरी में डाल दिया था और इसके बाद सरकार के द्वारा इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद जो गेमिंग कंपनियां हैं उन्होंने अदालत में इसके खिलाफ अपील की और यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक बताते हुए इसको रद्द कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेडारम जात्रा त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? और यहाँ पर आपको 4 प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जिसका शीर्षक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने तेलंगाना के राजकीय त्योहार मेदाराम जत्रा को विशेष उत्साह के साथ मनाने में मदद की है। और इस न्यूज के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अगर हम इस त्योहार की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि मेदाराम जत्रा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसकी भव्यता को देखते हुए सरकार के द्वारा इसे 1996 में एक राजकीय त्योहार घोषित किया गया था और यह त्योहार 2 साल में एक बार माघ यानी कि फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैंने यहाँ पर नोट के रूप में दे दिया है, जिसको आप लोग जरूर अपने पास लिख कर रख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लस्सा बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, लस्सा वायरस का नाम मलेशिया के एक शहर के नाम पर पड़ा है जहां इसका पहला मामला सामने आया था। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं लस्सा बुखार की, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर इसके एक्सप्लेन सीरीज में लस्सा बुखार को लेकर के सारी चर्चाएं की गई हैं। अगर हम लस्सा बुखार की बात करें तो आपको याद रखना है कि लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे 1969 में लासा नाइजीरिया में खोजा गया था और इसी के नाम पर इसका नाम लस्सा बुखार रखा गया। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह बुखार चमगादड़ द्वारा फैलाया जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि लस्सा बुखार चूहों के द्वारा फैलाया जाता है और यह मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है जहां यह स्थानिक है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसका मानव से मानव संचरण संभव है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। यहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस बुखार से संक्रमित है तो इसका मानव से मानव संचरण भी संभव है। हालांकि ऐसे मामले बहुत ही कम आए हैं, लेकिन यहां पर यह संभव है और इसीलिए यहां पर तीसरा कथन सही हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सिर्फ तीसरा कथन ही सही है। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि 2021 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुरैना के निकट स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो यहां पर चर्चा हो रही है मुरैना के निकट स्थित 64 योगिनी मंदिर की। और आपको ध्यान में रखना है कि 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पंडावली के पास मितावली गांव में है। और यहां पर 1323 ईस्वी पूर्व के एक शिलालेख के अनुसार मंदिर कच्छप राजा देवपाल के द्वारा बनाया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है
और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो मंदिर है वह एक वृत्ताकार मंदिर है। आप फिगर में इसको देख सकते हैं, यानी कि यहां पर पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। हालांकि हमारे देश में जो वृत्ताकार मंदिर है उनकी संख्या काफी कम है, लेकिन यह कहना कि यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है यह गलत होगा, यानी कि यहां पर दूसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित देना था। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यह एक योगिनी मंदिर है जो 64 योगिनियों को समर्पित है, और इसीलिए यह कहना कि यह सिर्फ वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित करता है यह भी गलत है, यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी गलत है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, इसके डिजाइन ने यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे संसद से मिलता जुलता है, और इसीलिए यहां पर यह धारणा बनी कि इसका डिजाइन भारतीय संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, यानी कि यहां पर जो चौथा कथन है वह सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और चौथा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल स्टांस यानी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। अगर हम रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी कि एंटी माइक्रोबियल स्टांस की बात करें तो इसका तात्पर्य किसी भी सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि से है, जिसके द्वारा एंटी माइक्रोबियल दवाओं जैसे एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से है। यानी कि अगर आप किसी बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं और आप इसके इलाज के लिए किसी एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर उस बैक्टीरिया पर उस दवाई का कोई भी असर नहीं दिखेगा, यानी कि उस बैक्टीरिया के द्वारा उस दवाई के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लिया गया है, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। लैंसेट में प्रकाशित एक हालिया पेपर से यह पता चला है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोधी संक्रमणों से यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण 2019 में 12,70,000 मौतें हुई, और यह कहीं ना कहीं 49,50,000 लोगों की मौत से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब यह देखने को मिल रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर हम इसकी तुलना HIV एड्स और मलेरिया के कारण उसी वर्ष होने वाले मौतों से करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HIV एड्स से उस वर्ष 8,60,000 और मलेरिया से 6,40,000 लोगों की मौत हुई थी पूरे विश्व में। लेकिन अगर हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण लोगों की मौतों को देखें तो यह इससे कई गुना ज्यादा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि शोधकर्ताओं के द्वारा यह भी पाया गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देश रोगाणुरोधी प्रतिरोध से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन उच्च आय वाले देशों में भी इसका असर अब खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ सकती है, और यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हमें इन मौतों को रोकना है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करना है तो यहाँ पर सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स का उपयोग कम करना होगा, जहाँ पर जरूरी हो वहीं पर एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाए, जिससे कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं वह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस धारण ना कर पाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। आप क्वेश्चन और न्यूज़ दोनों को रिवाइज कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।